राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। कमलनाथ जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है मंच पर, और तमाम नेतागणों का जो बड़ी दूर से आए हैं सभी का मंच पर स्वागत है। और इस आदिवासी अंचल में आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा सभी से, एक नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। राहुल जी तुम संघर्ष करो, राहुल जी तुम संघर्ष करो। अब मैं समय बिना नष्ट करे हुए, समय को बचाते हुए मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले कमलेश्वर पटेल जी से, कमलेश्वर पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण दें। भाई कमलेश्वर पटेल जी। हम सबके नेता और पूरे भारत देश के सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले गरीब, मजदूर, किसान, युवा, शिक्षित, बेरोजगार, मैकेनिक, जिधर नजर दौड़ाइए, अगर किसी ने वर्तमान में देश की आवाम की परेशानी को समझा है तो हमारे नेता, हम सबके नेता, ऐसे महान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है। आप सबसे हम आदरणीय राहुल गांधी जी 20 साल बाद इसी व्यवहारी में, 20 साल पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इसी व्यवहारी में सभा की थी, और 20 साल बाद आपका आगमन हम लोगों के लिए बड़ा सुखद है। आदरणीय राहुल गांधी जी एकमात्र यह उम्र के नेता हैं जौन दाऊ साहब हरदम लड़ाई लड़िन आदिवासी भाईन खातिर, महाजन आयोग बनाए के पिछड़ा वर्ग खातिर, हरिजन भाईन खातिर, वह लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी यह समय हिंदुस्तान की आवाज बन के लड़ रहे हैं। ये एकमात्र नेता ही ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कीन, अपने खातिर नहीं लेकिन देश के अखंडता बची रहा है, हियन के संविधान बचा रहा है, हम सब जने आजाद भारत के देशवासी वह हिसाब से सिर ऊंचा उठा के चल सकी, न कि जैसन आज धकेला जा रहा है एक वर्ग विशेष के लोगन का, एक ऐसन सत्ता में है दिल्ली में जे हम सब जनन का बंटवारा के राजनीति करत हैं, और वह तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी जोड़े के राजनीति करत हैं। यह बड़ी विशेषता है इनका। 17 नवंबर का मध्य प्रदेश में चुनाव है, और यह चुनाव की घोषणा के बाद विंध्य के व्यवहारी में पूरे मध्य प्रदेश की पहल सभा यहां हो रही है।
यदि पिछले दफे विंद कमजोर रहा तो यह मंच के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी का हम आश्वासन दे चाहिए हैं। यह बार हम पंचे विंद में सही तरीके से इंतजाम करब कि ना करब। पिछले दफे सिर्फ 6 सीट मिली रही और यह दफे अपना सबके आशीर्वाद से जो जनता के लहर है वो के आशीर्वाद से शिवराज मामा का इंतजाम होई कि ना होई। हाथ आदरणीय कमलनाथ जी से क्यों आए और आप सबको उद्बोधन दें। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, राहुल सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे कांग्रेस के महामंत्री रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे मार्को जी, हमारे नीकरा जी, हीना काबरे जी, राजमणि पटेल जी, या दूर से मैं देख रहा हूं सभी हमारे ओंकार मरकाम जी, हमारे भूपेंद्र मरावी जी, जीतू पटवारी जी, सभी यहां मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानव को प्रणाम करता हूं, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूं, मैं रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं, शंकर शाह जी को मैं प्रणाम करता हूं, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं, हम बादल बोई जी को प्रणाम करता हूं, भीमा नायक को प्रणाम करता हूं, खाजबा नायक को प्रणाम करता हूं। मैं छिंदवाड़ा से आता हूं, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहां मैं आपके क्षेत्र में आया हूं और कोटो भात और कुटकी की खीर भी हमारे यहां हम खाते हैं। तो ये हमारा जिला छिंदवाड़ा भी आपसे इससे संबंधित है, कोटो कुटकी की। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। ये आज आप सबके सामने चुनौती है। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान अपना हाथ हिला रहे हैं। आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये चुनाव तय करेगा इन नौजवानों के भविष्य को। ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू
शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो 35 दिन बते शिवराज सिंह जी, यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया, और यही जनता जो यहां बैठी और मध्य प्रदेश के मतदाता आपको विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं, आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश। 50% पैसे दो, काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है, ये आज हालात है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया, रेत माफिया जो आपके यहां भी है, रेत माफिया दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इस रेत माफिया से निपटेंगे। रेत का अधिकार सबसे पहले आपका होगा। ये रेत माफिया जो शिवराज सिंह ने दिया है, शिवराज सिंह जी आपने बलात्कार दिया, आपने अपराध दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया, पर शिवराज सिंह ने एक और चीज करी। क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने किया, ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली। 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। तो ये आज मेरा प्रयास था। आज शिवराज सिंह जी से मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, अब जनता ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है और 35 दिन में आपका जो दबाने का, छिपाने का, घबराने का कार्यकाल रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। ये जनता आपको केवल विदाई नहीं करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और आपसे मैं विनती करता हूं, मध्य प्रदेश की तस्वीर रख लीजिएगा सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये आप सच्चाई का साथ देंगे तो शहडोल के 3 सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में मंदसौर में
शंखनाद चुनाव का हुआ था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस सभा को संबोधित किया था, और आज भी ये शंखनाद हो रहा है कि यकीनन कांग्रेस को विजयश्री दिलाएगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, वो आए और संबोधन करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। रणदीप जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मार्कम जी, अजय सिंह राहुल जी, अरुण यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं।
मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मजेदार, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में। इजराइल के बारे में अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने, मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग, एक दलित था ना एक आदिवासी था? यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने। सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा है कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। सरकार ने 3.5 लाख पट्टे आपके हवाले कर दिए थे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया।
जल, जमीन और जंगल। मैं आपको यहां गारंटी दे, मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूं। इस बात को आप गहराई से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और मैंने कहा कि भैया ये जो पूरा बजट है, इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, और हम करवा के दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में
वनवासी कहते थे। जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। भाइयों और बहनों, हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को,